बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत में इमरान खान की मिसाल उस लाले बच्चे की सी बन गई थी जिसे उसके बाप ने हर सहूलत फराहम करके न सिर्फ सर चढ़ाया हुआ हो बल्कि उसे दूसरों पर रौब जमाने और बेइज्जत करने की भी मुकम्मल आज़ादी दे रखी हो। ये अमल चंद दिनों या चंद हफ्तों पर नहीं बल्कि सालों पर मुहित रहा। 2010 से इसका आगाज़ हुआ था और 2022 के अवाखिर तक जारी रहा। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद ये अमल तो इंतहाओं तक पहुंचा था। तब मुस्लिम लीग नून वगैरह को ज़ैर करने और इमरान खान को कौम के सिरों पर मुसल्लत करने का ऐसा सफ़ाकाना और बेरहमाना मंसूबा बनाया गया कि उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठने के बाद इमरान खान के अंदर का बेरहम और सफ़ाक इंसान बाहर निकल आया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद उनकी हर लाड उठाते रहे। अदलिया, मीडिया और नैब को उनके कदमों में ला बिठाया गया था। उसे वो काम करने की भी इजाज़त थी जो माजी के वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाकाबिल माफ़ी जुर्म समझे जाते थे। मसलन जरदारी के लिए हुसैन हक़ानी के ज़रिए अमेरिका से बराह रास्त राब्ता नाकाबिल माफ़ी जुर्म बन गया था। लेकिन इमरान खान को बरतानिया की वफ़ादारी का हल्फ उठाने वाले जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप के इसराइल नवाज़ दामाद जेरेड कुश्नर के साथ व्हाट्सएप्स के ज़रिए राब्ता कार बनाया गया था। नवाज शरीफ वगैरह के लिए हुकूमत में DGISPR हुकूमत वक्त के साथ मुकाबले में मगन रहते थे। लेकिन इमरान खान के दौर में DGISPR फ़ौज के कम और इमरान खान के ज़्यादा तर्जुमान बने हुए थे। किसी वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपने हल्फ के मुताबिक रियासती राज अपनी बीवी के साथ डिस्कस करने या शेयर करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन इमरान खान TV पर खिताबात में कहते रहे कि वो हर फ़ैसला अपनी अहलिया के साथ मशवरा करके करते हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और रियासत से मुतालिक तक के मामलात में अपनी अहलिया के ख्वाबों और फ़ालों के ज़रिए फ़ैसले करने शुरू किए। DGI की तकर्री में फटा भी उन्होंने बुशरा बीबी के साथ एक और लेफ्टिनेंट जनरल के साज़बाज़ के नतीजे में डाला। इसी तरह इक़्तिदार से महरूमी के बाद उन्होंने कासिम सूरी के ज़रिए धड़ल्ले से आइन शिकनी की, लेकिन लाडला होने की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सितंबर 2022 को अपने एक कालम में लिख चुका हूँ कि इमरान खान और जनरल बाजवा की ईवान सदर में खुफिया मुलाकात सदर आरिफ अलवी ने नहीं बल्कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने करवाई थी। आज मैं आपको ये एक और ख़बर दे रहा हूँ कि मज़कूरा मुलाकात के अलावा भी जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की मज़ीद 3 खुफिया मुलाकातें हुई हैं जिनमें और लोग भी मौजूद थे। अब एक तरफ वो जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातें करके इक़्तिदार की भीख मांगते रहे और दूसरी तरफ मीडिया में उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादिक कहकर ब्लैकमेल करते रहे। और हकीकत यह है कि जनरल बाजवा कभी कभार ब्लैकमेल हो भी जाते थे और इसीलिए उन्होंने परवेज़ इलाही को इमरान खान के पास जाने का कहा या फिर सुप्रीम कोर्ट से 53A का फ़ैसला लेने में इमरान खान की सहूलतकारी की। इसी वजह से आर्मी चीफ की हैसियत से आखिरी वक्त तक जनरल बाजवा ने DGISI जनरल नदीम अंजुम को फ्री हैंड नहीं दिया। दूसरी तरफ जो मखलूत हुकूमत बनी थी वो ओहदों की बंदरबांट, अपने केसेस के ख़ात्मे, माल कमाने या माशी मुश्किलात सुधारने में मसरूफ़ रही, जिसकी वजह से इमरान खान को फ्री हैंड मिला हुआ था और वो पॉपुलैरिटी के घोड़े पर सवार हो गए। जबकि ईमानदारों की सरपरस्ती ने भी उनका नशा कुछ मज़ीद बढ़ा दिया था। चुनांचे हद से ज़्यादा लाडलापन एंजॉय करने वाले बच्चे की तरह आखिर में इमरान खान साहब ने गैरों के साथ साथ अपने बड़ों के गिरबान में भी हाथ डाला और उन्होंने आर्मी क़यादत में तब्दीली के बाद भी वही लाडले वाला रवैया बरकरार रखा। एक तरफ वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम से राब्ते करके मिन्नत अल्लाह करते रहे और दूसरी तरफ मीडिया या जलसों में उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने हर तरीक़े और हर ज़रिए से मिन्नत तरला किया और ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन आर्मी चीफ और DGISI की तरफ से उन्हें यही जवाब मिलता रहा कि उनका सियासत से कोई सरोकार नहीं और उन्होंने अगर कोई बात करनी है तो वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करें। यही इमरान खान की बुनियादी गलती थी कि वो आसिम मुनीर को जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम अंजुम को जनरल फैज़ हमीद समझ बैठे। हालांकि एक साथ काम करने के बावजूद वो मिजाज, तर्ज़ ज़िंदगी और ड्यूटी निभाने में एक दूसरे की ज़िद है। ये दोनों जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की तरह नाजायज़ तरीक़ों से इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के जुर्म में बराह रास्त मुलव्विस
یا کسی احساسی جرم کے شکار بھی نہیں تھے۔ ابتدا میں ان دونوں نے بڑے صبر سے کام لیا اور انتقام کی بجائے انہوں نے سیاسی حل کے لیے انتظار کیا۔ بار بار وہ کہتے رہے کہ سیاستدان سیاسی مسائل کا حل نکالے، لیکن عمران خان مقبولیت کے زوم میں مبتلا رہے اور الٹا ایسے اقدامات شروع کیے جو حکومت نہیں بلکہ ریاست مخالف بھی تھے۔ 9 مئی کو بعض بیرونی قوتوں اور بعض ریٹائرڈ جنرلوں کے ورغلانے پر پی ٹی آئی نے اس زوم میں آخری وار کیا اور حکومت کی بجائے فوج پر حملہ آور ہوئی۔ کور کمانڈرز میٹنگز، پھر فارمیشنز کمانڈرز میٹنگ اور پھر کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے متفقہ فیصلوں کے مطابق پی ٹی آئی نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو کچھ کیا وہ 75 سالوں میں ازلی دشمن ملک بھی نہیں کر سکا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کو یہ بھی یقین ہے کہ نہ صرف یہ پی ٹی آئی کا منظم منصوبہ تھا بلکہ اس کے پیچھے بیرونی پاکستان دشمن عناصر کا ہاتھ بھی تھا۔ چنانچہ اب پی ٹی آئی کو سیکیورٹی ادارے اندرونی سیاست کے آئینے میں نہیں بلکہ ریاست کے خلاف بغاوت کی کوشش کے مجرم کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ پہلے انہوں نے اشاروں کے نامے میں یہ پیغام دیا کہ جو عمران خان کے ساتھ کڑا رہے گا اسے فوج کو لڑانے کی سازش والوں کی طرح ڈیل کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں نے اس معاملے کو ہلکا لیا۔ حالانکہ 9 مئی کے بعد کچھ وقت تحقیقات میں لگا، کچھ وقت اپنی صفوں کو درست کرنے میں لگا، اور اب لگتا ہے کہ عید کے بعد فیصلہ کن کارروائیاں شروع ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عمران خان کو اب اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح ریاست کے خلاف سازش کرنے والے عناصر کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو الطاف حسین کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ عمران داروں یا بعض میڈیا پرسنز کے عمران دارانہ رویے سے جو تھوڑا بہت اشکال پیدا ہو گیا تھا اسے گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں دور کر دیا۔ ان کی طویل پریس کانفرنس نہ صرف کور کمانڈرز میٹنگ اور فارمیشن کمانڈرز میٹنگ کے پریس سیریز کی تشریح تھی بلکہ ان اداروں اور افراد کے لیے واشگاہ پیغام بھی تھا جو اب بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بچ جائے گی یا پھر عمران خان اگلے الیکشن میں ایک بار پھر کردار ادا کریں گے۔ تفصیل دے کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا کہ ہم نے اگر اپنے 3 اور 2 اسٹار جنرلوں کو نہیں چھوڑا تو سویلین کرداروں کو یہ خیال دل سے نکال لینا چاہیے کہ انہیں کسی بھی صورت معاف کر دیا جائے گا۔ مستقبل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن سردست میرا اندازہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان میدان میں ہوں گے ورنہ ان کی پارٹی ہوگی۔ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بیرون ملک فرار ہوگا یا پھر جیلوں کے اندر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وابستگان اور ایمانداروں کے لیے میرا پیغام ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر یا پھر جنرل فیض حمید اور جنرل ندیم انجم کی شخصیات اور ترجیحات میں فرق جان کر جیو۔ جو یہ فرق نہ کر سکا وہ مارا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔